जय श्री राम दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन हम ये स्टार्ट कर चुके थे। और वहाँ हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो मैं एक बार आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैटर का, और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझाने के बाद मेथड ऑफ कंसंट्रेशन भी मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे। मैंने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले बता दिए थे और मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर? तो देखो सॉल्युबिलिटी जो है, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ा था, याद है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर में हमको सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने हैं, यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, उसमें सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमें किस किस की पढ़नी है? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और ये तीनों चीजें हम किस में डिसॉल्व करेंगे? ये तीनों चीजें हम किस में डिसॉल्व करेंगे? एक सॉल्वेंट में। और वो सॉल्वेंट पक्का क्या होगा? लिक्विड, तभी तो बनेगा ना लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? लास्ट क्लास वाला क्लियर है ना? तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता, घुलना। तो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सॉल्वेंट घुल सकता है या घुला जा सकता है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। जैसे एक गिलास पानी है, आप उसमें 10 चम्मच चीनी घोल सकते हो, ऐसा मान लो 10 ही घुल सकती है, तो मैक्सिमम उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है? 10 चम्मच। तो ये उसकी क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी। तो फटाफट बताओ क्या हो गया। अगर मैं कहूं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolved in a particular solvent at particular temperature and pressure। समझ में आ गया? लेकिन ये तो जनरल मैंने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे तुमको समझाई है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड की। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की। तो जब सॉलिड की लिक्विड में बात करते हैं डिसॉल्व करने की, तो क्या सारे ही सॉलिड सारे ही लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं? नहीं। तो यहां पर ये डिपेंड करता है कि नेचर क्या है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तुम लोगों को 11th क्लास का एक टर्म याद होगा जो मैं सबसे ज्यादा रिपीट करता था, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? अरे अगर मान लो सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो वो बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो क्या वो डिसॉल्व होंगे? या तो वो नहीं होंगे या फिर वो कम होंगे, कम डिसॉल्व होंगे, ना के बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, पोलर सॉल्यूट प्लस पोलर सॉल्वेंट, क्या डिसॉल्व होगा? क्या डिसॉल्व होगा? हाँ, समझ गए? अच्छा, नॉन पोलर सॉल्यूट प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या डिसॉल्व होगा? नहीं, वो सॉरी, दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, डिसॉल्व होगा। समझ गए ना? और अगर मान लो एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो क्या डिसॉल्व होगा? नहीं। समझ गए? एग्जांपल ले ले तीनों का। देखो, पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल है NaCl और पोलर सॉल्वेंट है वाटर। अब तुम बताओ बच्चों, क्या डिसॉल्व होते हैं? जल्दी बोलो, होते हैं? हाँ। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे कि ये सारे हो गए, जैसे बेंजीन हो गया
ये तुम लोगों ने पढ़े थे ना हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, CCl4 हो गया, एसीटोन हो गया, नैप्थलीन हो गया, है ना, और बताओ एस्टर हो गया, ये सारे आपस में घुल जाते हैं, ठीक है। या पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, या नैप्थलीन हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं ये सारे आपस में नॉन पोलर है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ घुल सकते हैं। ये नॉन पोलर के एग्जांपल है, याद रखना, ठीक है। और पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट हुए तो क्या होगा, तो वो डिसॉल्व या तो नहीं होंगे या फिर वो बहुत कम मात्रा में होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें हमको याद क्या रखना है, हमको ये याद रखना है नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अगर वो लाइक होंगे तो डिसॉल्व होंगे, और अगर वो लाइक नहीं होंगे तो वो डिसॉल्व भी नहीं होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखो ये टर्म्स हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको पता है। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। एक गिलास पानी मैंने लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और घोली, घुल जाएगी। 2 चम्मच चीनी डालूंगा, वो भी घुल जाएगी। तीसरी, चौथी, मान लेते हैं उसके अंदर कैपेसिटी है सिर्फ 10 चम्मच चीनी घुलने की। अब जैसे मैं उसमें 10वीं चम्मच चीनी डालूंगा, 9 तक थोड़ा कम घुलेगा, और 10वीं चम्मच चीनी घुल तो जाएगी, पर मुझे बहुत देर तक घुमाना पड़ेगा, और अब वो सैचुरेट हो गया है। अब उसमें और चीनी हम घोल नहीं सकते, यानी कि वो एक ऐसे सॉल्यूशन तैयार कर दिया हमने जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं घोले जा सकते। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, या ये समझ लो कि सॉल्यूशन एक ऐसी अवस्था तक पहुंच चुका होता है जिसमें अब और ज्यादा सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर प्रेशर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। मैं टेम्परेचर प्रेशर क्यों बोल रहा हूं, अभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये उस पर भी डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करती है, समझ गए। और अगर मान लो मैं वाटर का अमाउंट बढ़ा देता हूं तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो 1 गिलास पानी था खाली। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि दिस इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute particles can be added further at particular temperature and pressure। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने एक और टर्म सुना होगा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? सैचुरेट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कोई चीज अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गई, आप ऐसे समझ लो। जैसे अमेरिका है, अभी हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो और ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। वो मतलब बहुत कुछ कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, अफ्रीका की कुछ गरीब कंट्रियां तेजी से ग्रो कर रही हैं। अमेरिका तो उसका जो ग्राफ है वो वहीं पे रह गया है, क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? वो सैचुरेट हो गया है, समझ में आ रहा है। अब और कितना ग्रो करोगे? सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा गोल्ड, ऑयल भी उसके कब्जे में चला गया है, समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, हर चीज में वो बहुत ऊपर चला गया है। और अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, हम तो ग्रो करेंगे ना, समझ में आ रहा है। तो सैचुरेट मतलब कोई चीज, जैसे मेरी हाइट अब नहीं बढ़ सकती, तो ये सैचुरेट हो गई है। एक बच्चा है, उसकी हाइट तो तेजी से बढ़ रही है, तो वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, समझ में आ गया ना सैचुरेशन का मतलब। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें अब आप और चीनी नहीं घोल सकते। मैक्सिमम चीनी उसमें जितनी घुल सकती थी, या नमक घुल सकता था, या कोई भी सर्टेन सॉल्वेंट जो घुल सकता था वो घुल गया है, अब और नहीं घुल सकता। अगर आप कंडीशन को ऑल्टर करते हो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, वो सब चीजें चेंज करते हो तो अलग बात है, वरना और नहीं घुल सकता सॉलिड पार्टिकल। बात समझ में आ गई ना सबको? पक्का? अच्छा, डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन देखो सुनो, 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच, पहली चम्मच फर्स्ट, क्या वो घुलेगी? पक्का? दूसरी चम्मच डाली, और मैं अभी चम्मच से घुमा ही रहा हूं, क्या चीनी लगातार पानी में जा रही है, घुल रही है, डिसॉल्व हो रही है? ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है ना, जो अभी कार्रवाई चल रही है, घुलनशीलता वाला काम अभी ऑनगोइंग है, वो सैचुरेट नहीं हुआ है, समझ गए? अभी उसमें चीनी घुले जा रही है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी में तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है
ढूंढो जरा dissolution. When a solid is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. लिख लोगे या मैं लिखूं? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन दी हुई है पेज नंबर 40 पे. When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases continuously in the solution. This process is called dissolution. सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बोलो? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं. इट इज एन ongoing process of dissolving a solute in solution continuously to increase its concentration. कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अच्छा एक मिनट, अब मुझे ये बताओ नॉन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो होशियार बच्चे होंगे वो अपने आप समझ गए होंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. अरे सैचुरेटेड का उल्टा, सैचुरेट वो सैचुरेट हो गया है, अनसैचुरेटेड जो सैचुरेट नहीं हुआ है, मतलब अभी उसमें और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल घोले जा सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट बताओ क्या लिखूंगा? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी added, a solution in which more solid particles can be added is called unsaturated solution. Unsaturated solution. लेकिन मान लो बच्चों अगर मैंने ऐसा किया, चीनी घोलते रहे और वो सैचुरेट हो गया, ठीक है, सैचुरेट होने के बाद अब उसमें फर्दर और सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया या कोई ऐसी कंडीशन मैंने उसमें डाल दी जिसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू हो गया, फिर से और चीनी घुलने लग गई और सॉल्यूट ऐड हो गया. अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको क्या बोलोगे? वो तो सैचुरेट से भी ऊपर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मेरी बात समझ में आ रही है ना? सैचुरेट हो गया था एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, अब उसमें सॉलिड पार्टिकल ऐड नहीं हो रहे थे, आपने वो कंडीशंस ही चेंज कर दी जिससे उसमें सॉल्युबिलिटी और बढ़ गई, उसमें और सॉल्यूट ऐड होने लग गया. तो अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको बोलोगे क्या? वो तो सैचुरेशन से भी ऊपर चला गया ना, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ जल्दी? व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन whose concentration is greater than saturated solution. Yeah, in a solution in which more number of solute particles are present as compared to saturated solution. मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों का सेम ही मीनिंग है. तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, a solution whose concentration is more than saturated solution. Saturated solution. और हम ये भी लिख सकते हैं and this solution can be achieved by altering temperature और प्रेशर. सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या बचा? सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, डिसोल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन. ये बात समझ में आई सबको? इक्विलिब्रियम पढ़ा है. अब सैचुरेट होने का मतलब क्या है? सैचुरेट होने का मतलब ये कि अब और चीनी नहीं घुल सकती, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर जितनी चीनी अब उस सॉल्यूशन में ऐड होगी उतनी ही वो आपस से पार्टिकल कोलाइड होकर बाहर आ जाएगी. एक ही बात है. तो हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं. तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? और एक चीज सुन लो, और एक चीज, अगर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, चीनी और घुलने लग गई, तो क्या वो जिंदगी भर अब घुलती ही रहेगी उसमें? नहीं। तो जो भी टेम्परेचर आप दे रहे हो, उस नए टेम्परेचर पे एक नया सैचुरेशन सेटअप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो पहले मुझे ये बताओ कि चीनी उसमें और फर्दर और सॉल्वेंट घुलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जिंदगी भर थोड़ी ना घुलता रहेगा, तो उस टेम्परेचर पे फिर से सैचुरेशन कहीं ना कहीं आएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग सैचुरेटेड पॉइंट्स आते हैं। सबको समझ में आ गया? सुपर सैचुरेटेड, ओके, इसमें गड़बड़ लग रही है कुछ, ठीक है, यही था, ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो इसके आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इतना लिख लेना। अभी अभी हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो उसमें बेसिक टर्म्स जो हम लोग देखते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो बच्चों सबसे पहला और सबसे अहम फैक्टर ये नहीं है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टॉपिक का नाम पढ़ो और पहला वाला बताओ, ये सही नहीं लिखा मैंने, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नेचर पे। तो इसमें वही वाला आ जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। और अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, सॉलिड लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे। समझ गए ना? और इसके लिए इसके अंदर आता है ली चैटरलियर प्रिंसिपल। बच्चों हमने 11th क्लास में ली चैटरलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, याद है कि नहीं? एक बार मैं तुम्हें फिर से हिंदी भाषा में समझा देता हूं ली चैटरलियर प्रिंसिपल। देखो, रिएक्शन जो मांग रहा है, केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो भी मांग रहा है, अगर हम उसको वो चीज दे दें, बच्चा खिलौना मांग रहा है, अगर आप उसको वो दे दो तो वो खुश हो जाएगा, रोएगा नहीं। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है और उसके लिए वो जो भी कंडीशन मांग रहा है, अगर मैं उसके फेवर में काम करूं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर मैं उसके फेवर में काम नहीं करूंगा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि बैकवर्ड चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक है, उस रिएक्शन का नेचर ही एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि वो हीट खा रहा है, मांग रहा है, नेचर से खींच रहा है, सही है। और जब मैंने उस रिएक्शन को देखा तो मैंने सोचा चलो इसकी मदद कर देता हूँ, इसको मैं हीट दे देता हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो क्या मैंने उसके फेवर में काम किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही है ली चैटरलियर प्रिंसिपल। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया तो क्योंकि मैं उसके फेवर में काम कर रहा हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो वो चीज यहां पे कैसे काम कर रही है? मान लो अगर किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक हुई और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? मेरी बात समझ में आई? पानी में जब चीनी घोलते हैं और वो सैचुरेट हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? वो इसीलिए होता है ऐसा। समझ में आया? पर मान लो कोई रिएक्शन ऐसा है जो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि वो हीट लूज कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं उसके फेवर में काम कर रहा हूं? नहीं, वो हीट छोड़ रहा है। ऐसे में मुझे हीट वहां से लेनी चाहिए और मैं उल्टा उसको हीट दे रहा हूं, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो मैं उसके फेवर में काम नहीं कर रहा हूं ना। तो बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना, मतलब कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? यही चीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, मैं एक बार रीड कर देता हूं,
देखो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पेज नंबर 40 मिला। मैं रीड कर रहा हूँ, सुनो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10। वो देखो ऊपर इक्वेशन लिखी है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब कह रहा है कि दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द ली चैटरलियर प्रिंसिपल। In general, if it is nearly saturated, if in a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rise in temperature। क्योंकि देखो बोला है ना इसने, dissolution is a endothermic process। endothermic का मतलब क्या हुआ कि वो हीट गेन करना चाहता है, समझ में आ रहा है। तो इसमें बोला है कि solubility should increase with rise in temperature। क्लियर हो गया। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जो हीट लूज कर रहा है, डेल्टा एच सॉल्यूशन लेस देन 0 है, तो ऐसा करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। सबको ये बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर 3 फैक्टर मैं लिखने वाला हूँ, 1, 2 और 3। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है, टेम्परेचर वाला ही है। ये अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ टेम्परेचर में ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटरलियर प्रिंसिपल मतलब इसको मैं ना ऐसे टुकड़ों में लिख देता हूं, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर डिसोल्यूशन वो लिख देता हूं, क्योंकि हमारे लिए जो रिएक्शन है वो तो सोल्यूबिलिटी है ना, डिसोल्यूशन है। फॉर एन एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, जिसमें कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, है ना। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डिसोल्यूशन डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, द solubility will increase with rise in temperature। समझ में आ गया सबको। और अगर मान लो फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब कोई ऐसा डिसोल्यूशन प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, जिसमें डेल्टा एच लेस देन 0 है, तो उसमें क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसके फेवर में काम नहीं कर रहे हो। मेरी बात सबको समझ में आ गई। तो इसीलिए जब तुमने देखा होगा, जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, और चीनी घुलने लगती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, और वो है प्रेशर। सॉरी बच्चों, मैंने उल्टा बोल दिया। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि समझ में आ गया। देखो प्रेशर वाला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। Pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquid. It is so because solid and liquid are highly incompressible and practically remains unaffected by changes in pressure। कोई दिक्कत? यानी कि प्रेशर आप रिएक्शन में कितना भी बढ़ा लो, सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खास करके सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है, सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है, बाकी इधर की नहीं। अब तुम्हें ही लग रहा होगा सर प्रेशर का क्यों यहाँ पे रोल प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब कंप्रेस करोगे, प्रेशर का मतलब क्या है, कंप्रेस करना। तो बताओ क्या सॉलिड कंप्रेस होंगे, लिक्विड होगा? नहीं, दोनों ही इनकंप्रेसिबल है। तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, समझ में आ गया। बट फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि अगर मान लो इफ, मतलब वैसे तो सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of solids in liquid। बट फिर भी मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, अगर मान लो मैं इफ 700 से 800 एटीएम प्रेशर बढ़ा दूं, एटीएम तो जानते हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं इतना प्रेशर पहुंचा दूं किसी सॉल्यूशन की डिसोल्यूशन में,
तो उसमें मुश्किल से 1 से 1.5% सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। समझ गए ना? सॉल्युबिलिटी कितनी इंक्रीज होती है? 1% या 1.5%। इससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो अब आप बताओ, ये 700 से 800 एटीएम प्रेशर इतना मेंटेन करना आसान है क्या? उस लेवल पे पहुंच भी पाओगे? नहीं। तो इसीलिए हम जनरली ये मान के चलते हैं कि प्रेशर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेशर का यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर का पड़ता है और इसका भी, नेचर का भी पड़ता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरी लॉ। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब हम लोग लिक्विड के अंदर किसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं? गैस को। ठीक है ना? इसी के अंदर आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, एग्जाम में आते हैं, और ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज हमें ये खत्म करना है। समझ गए? तो ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, क्या गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती भी हैं? गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती भी है। मैं तुम्हें 10,000 बार ये बात बता चुका हूं कि तालाब में अगर मछलियां हैं तो वो तो पानी से ऑक्सीजन ले रही हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो मर जाएंगी। एटमॉस्फेयर से लगातार वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता रहता है और वो एक्वाटिक लाइफ जिंदा रहती है। बता चुका हूं। इससे ये बात कंफर्म होती है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन है और वो डिसॉल्व भी लगातार होता जा रहा है, क्योंकि मछलियां कंज्यूम कर रही हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? वो अलग बात है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में घुलता है। पानी में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं घुलता, कम घुलता है। क्लियर है? पानी के अंदर जो HCl है ना, वो ज्यादा घुलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो पानी में ज्यादा घुल सकती है। बात समझ में आ गई? मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है इसका, ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। दो चीजों पे। किस किस पे? इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। इस बार ये दोनों पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? पिछली बार प्रेशर पे डिपेंड नहीं हो रहा था जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों ही इनकम्प्रेसिबल थे, सॉलिड भी और लिक्विड भी। इस बार हम लोग क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? गैसेस इन लिक्विड। गैसेस तो कंप्रेसिबल है ना, तो ये जब हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो एक तो नॉर्मल डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, और एक हो गया जब हम स्पेशली उसको कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, और फिर देखेंगे कि वो डिसॉल्व होता है कि नहीं। समझ गए? तो देखो भाई, सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। देखो बच्चों, एक साइड में पिक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ये कंटेनर है और इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये कौन है? ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और इसके ऊपर ये गैस है, और ये मैंने लगा दी पिस्टन। पिस्टन तो जानते हो ना, और ये एयर टाइट है, मतलब कि पिस्टन इसको सिर्फ कंप्रेस कर सकता है, हवा साइड से नहीं निकल सकती। समझ में आ गया? अब यहां पर कौन है बच्चों? जल्दी बोलो, कोई भी गैस ले लो, ये गैस है। समझ में आ रहा है? देखो, गैस को लिक्विड में अगर डिसॉल्व करना है तो इस बात को हमें इंश्योर करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड से टकराएं। ये जो आपको दिख रहा है ना सरफेस, इसको इंटरफेस ऑफ द बिटवीन टू मीडिया बोलते हैं। तो जो इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया गैस है, लिक्विड है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल लिक्विड से जब टकराएंगे तभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और ऐसे में मान लो अगर मैं इस पिस्टन को कंप्रेस कर देता हूँ, पिस्टन को मैं दबा देता हूँ, तो जरा सोच के देखो, ये पिस्टन यहां तक आ जाएगी। अज्यूम करो ये पिस्टन यहां तक आ गई, और अगर ये पिस्टन यहां तक आ गई तो ये जो इतना वॉल्यूम ऑफ गैस है ये कम हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और इसके अंदर जो गैस है वो सारी यहां पर आ जाएगी। बोलो हाँ। तुमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना।
यानी अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, पिस्टन से टकराएंगे और इस लिक्विड से भी टकराएंगे। और अगर ये इस लिक्विड से ज्यादा टकराएंगे तो क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी कि वो अब इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे? जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर मैं किसी लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट गैस को कंप्रेस करूं तो वो गैस उस लिक्विड में ज्यादा भी डिसॉल्व होगी और जल्दी भी होगी। ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई? हेनरी नाम के बंदे ने। किसने? हेनरी। और इसी को हमने नाम दे दिया हेनरी लॉ। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, यहां पर एक काम करते हैं, सीधा हेनरी लॉ ही लिख देते हैं। यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं हेनरीज लॉ। बच्चों हेनरी लॉ के अंदर तुमको एनसीईआरटी में 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। कितने? 3। मैं यहाँ पर तीनों लिखने वाला हूं और मैं तुम्हें समझाऊंगा भी, तो बेहतर है कि वो अभी के अभी याद कर लेना, वरना जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि वो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट अच्छा है। समझ गए? तो ध्यान से देखो और बोर्ड पे देखते रहो। हेनरी लॉ ने ये बोला, सबसे पहले बेसिक बात ये बोली कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड। बोलो हाँ। देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ हमें टेम्परेचर को फिक्स करना होगा क्योंकि ये जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, तो आपको पहले एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी ना। तो एट फिक्स्ड टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो अभी हमने यहाँ पर देखा वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। Solubility of gases in liquid is directly proportional to the pressure, to the partial pressure of the gas above the लिक्विड कह लो या सॉल्यूशन कह लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, यहां पर पार्शियल भी आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड और द सॉल्यूशन। और इससे भी पहले इसमें जरूरी बात क्या थी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा बच्चों? टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर को फिक्स करो। समझ में आ गया? ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई? हेनरी ने। अच्छा, जब मैंने हेनरी का नाम नहीं लिया था और ये चीज समझाई थी, समझ में आ गया था? मतलब समझ पा रही हो ये चीज प्रैक्टिकली काम करेगी? यही बात पहले हेनरी ने नोटिस करी या उसने आप बताई, तो उसके नाम से आज हम ये पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों अब एक बात बताओ, अगर ये गैस इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ये स्टेटमेंट ठीक है, पर इस स्टेटमेंट को थोड़ा मैथमेटिकल बनाना जरूरी नहीं है। अगर इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते हैं तो पक्का ये स्टेटमेंट से फिर मैथमेटिकल टर्म कैसे निकालोगे? तो थोड़ा मैथमेटिकल वे में जाना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मान लो गैस इसमें डिसॉल्व हो गई, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को मैथमेटिकली क्या बोलोगे? सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोलोगे ना। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाटएवर? मेरी बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि कंसंट्रेशन भी बहुत सारे टर्म्स में नापी जाती है, तो उनमें से कौन सा लिया जाएगा? तो अब हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन। चेक करो ये लिखा है कि नहीं? एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम क्या चेंज कर देंगे बस खाली इसी स्टेटमेंट में, नंबर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to partial
pressure of gas above the solution। मुझे लगता है जिसको वो वाला स्टेटमेंट ऊपर वाला याद हो गया ना, ये भी हो गया होगा, कोई फर्क नहीं है। अभी मैथमेटिकल टर्म्स में हो गया। तो फाइनली इसको फिर देखो बच्चों, अच्छा एक और चीज, 2 मिनट के लिए मैं तुम्हें कुछ और समझा रहा हूं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है? फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR होता है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला है ना, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर V इज इक्वल टू IR होता था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है ना? पर ये गलत है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सही है। पूछो क्यों? अरे पूछो भाई। पहले V आता है फिर I आता है। इस दुनिया में जो पहले आएगा वो उस पर कैसे डिपेंड कर सकता है जो इस दुनिया में बाद में आया? मेरी बात समझ में आई? तो उस सर्किट के अंदर पहले हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पहले करंट आ जाता है। पहले बैटरी लगाते हो कि पहले करंट आता है? बैटरी लगाते हैं ना पहले। तो वोल्टेज कैसे करंट पे डिपेंड करेगा? करंट बाद में आया। करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे कि कितने वोल्टेज की बैटरी लगाई, सही है? इसका मतलब करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। अब तुमको लग रहा होगा सर फिजिक्स में क्यों चले गए अचानक, है ना? मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि असली स्टेटमेंट ये है, पर पढ़ाया तुमको ये जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर इसमें लगाऊंगा ना, तो यहां पर I इज इक्वल टू V इंटू 1/R आ जाएगा, और R को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अगर इधर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सीधा ही R लगा देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? यही चीज मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ बच्चों, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर की लिखा तो हुआ है, लेकिन इसी की तरह हम इसको उल्टा कर देंगे अब, जो सही है, जो कि सही है। तो अब हम यहाँ पे सही वाला स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये जो लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूशन के अंदर है ना, वो तो डिसॉल्व हो चुका है ना। मेरी बात कितने बच्चे समझ पाए? सबको समझ में आई मेरी बात? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऊपर लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन को इधर लिख देंगे। यानी पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां पर देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, चेक करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो वो वेपर फेज में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन मतलब वो जो सॉल्युबल हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जिसको हम P बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम चाई बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, इन द सॉल्यूशन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? तो हेनरी लॉ ये भी सही है, हेनरी लॉ ये भी सही है, और हेनरी लॉ ये वाला बेस्ट है। क्लियर हो गया? तो तुमको एग्जाम में ये वाला लिख के आना है। क्लियर हो गया? अब इसके अकॉर्डिंग बताओ, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? KHX। समझ में आ गया? अब जैसे ही हमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। तो यहाँ पर याद रखना व्हाट इज KH? KH इज हेनरीज कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ाना है तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो हेनरी लॉ कांस्टेंट को बोलते हैं K। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने मैथ्स में ये इक्वेशन पढ़ी है? y is equal to mx plus c। जल्दी बोलो, ये किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, y is equal to mx plus c। जिसके पास मैथ्स नहीं है वो आज ये बात याद कर लो, केमिस्ट्री में फिजिक्स में ये चीज काम आने वाली है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें से y का मतलब है वो क्वांटिटी जो y एक्सिस पे ली जाएगी, x का मतलब है वो क्वांटिटी जो x एक्सिस पे ली जाएगी,
m का मतलब होता है स्लोप और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। ये लिख लेना, अभी मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों, इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। याद रहेगा, स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। दिस इज थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद x एक्सिस। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? और स्लोप को हम लोग y बाई एक्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब y एक्सिस पे जो क्वांटिटी ली जाएगी और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी ली जाएगी, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा। वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो जो ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका ट्रायंगल ऐसे बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है। तो p मींस tan थीटा क्या होता है, p बाई b। तो p पे y एक्सिस नहीं आ गया और बेस पे कौन आ गया, x एक्सिस। ये समझ में आया? ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ लो, काम आएगा। और मान लो बच्चों, अगर ये ग्राफ ऐसा बना दूं मैं, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। याद रहेगा, ग्राफ कभी भी ऐसा जाएगा उसका स्लोप नेगेटिव है। उसका रीजन ये है कि ये x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा बना रहा है। क्लियर हो गया? तो वही है, स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, p बाई b भी होता है, या फिर y बाई x भी होता है। अब बच्चों ये जो ग्राफ यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये y एक्सिस पे इस पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पर y की देखो 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ये वैल्यू है c, कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आज की क्लास में सब कुछ आ गया, फिजिक्स भी आ गई, मैथ्स भी आ गया, केमिस्ट्री तो चली रही है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी ये चीज बार बार रिपीट होगी। एक बार अच्छे से समझ लो, कभी दिक्कत कभी नहीं आएगी। फिर से सुनो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y वो क्वांटिटी है जो y एक्सिस पे लोगे, x वो क्वांटिटी है जो x एक्सिस पे लोगे, m है स्लोप, c है y का इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब कि वो लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है। जैसे ये लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है, ओरिजिन पे, तो यहां पर y का इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब मैं हेनरी लॉ का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसकी फोटो ले लेना, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं, ठीक है? अब बच्चों ध्यान से देखना एकदम। देखो, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c, और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू kh(x) था, प्लस 0 लिख देता हूं। सही है गलत है? तो अब तुम मुझे खुद बताओ बच्चों, y एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, पार्शियल प्रेशर, x एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, जल्दी बोलो, मोल फ्रैक्शन यानी कि साई। सही है? और इस हिसाब से बच्चों इसका जो ग्राफ है, m का मतलब होता है स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी बोलो, पॉजिटिव है ना? तो पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर। कैसे जाएगा, यहां से, फिर ओरिजिन से। ऐसा क्यों, ओरिजिन से क्यों गया, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि y इंटरसेप्ट तो 0 है, तो ये ऊपर जाएगा इस पॉइंट से पास होकर के। सबको समझ में आ गया? यानी इस ग्राफ का कोई पूछे कि स्लोप कितना है तो क्या बोलोगे, kh। क्लियर हो गया? अगर कोई पूछे इस ग्राफ का स्लोप क्या है तो तुम बोलोगे y बाई एक्स। अब चेक करो, y एक्सिस पे कौन है, पार्शियल प्रेशर, और x एक्सिस पे कौन है, मोल फ्रैक्शन। तो p बाई एक्स करोगे तो वैसे भी kh ही आएगा। चेक करो यहाँ से, kh को ही रहने दो, x नीचे नहीं आ जाएगा, तो वही तो स्लोप है। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी याद रखना कि जो इसका स्लोप है वो पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? kh के बारे में एक बात और याद रखना, kh डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया? यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो kh की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर हो गया?
आई होप तुम लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। हेनरी लॉ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, पर मैंने तुम्हें इतना समझा दिया है कि एनसीईआरटी लेवल पे एग्जाम्पल 2.4 मिला कि नहीं, पेज नंबर 42 एग्जाम्पल 2.4 ये आराम से हो जाएगा। उसके ठीक सामने इंटेक्स क्वेश्चन मिला कि नहीं, पेज नंबर 43 पे ये दो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे 2.6 2.7। इसके बाद बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चों। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर नोट करो 2.12 2.13 2.12 और 13 तो करना ही करना है। इसके अलावा बच्चों जहां पर भी तुमको क्वेश्चन मिलता है हेनरी लॉ से रिलेटेड, हेनरी लॉ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो तुरंत कर लेना बच्चों, ठीक है। हाँ देखो पेज नंबर 2.35 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2.35 क्वेश्चन नंबर 2.35 सॉरी, आगे समझ में। इसके अलावा 2.39 मिल गया। आज जो मैंने तुम्हें समझाया है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तुमको बताए हैं आराम से हो जाएंगे। अगर ना हो तो मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम पहले क्लियर करेंगे और फिर हेनरी लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? क्या हुआ? ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।